खवातीन के रिजर्वेशन से मुतालिक बिल पर राज्यसभा में बहस जारी। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने 21वीं सदी को करार दिया खवातीन की सदी। कहा कि हर शोबे में आगे बढ़ रही हैं खवातीन। लोकसभा में चंद्रयान-3 समेत खलाई शोबे में हिंदुस्तान की कामयाबी पर बहस। आज हुकूमत एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पास कराने की करेगी कोशिश। पोस्ट ऑफिस बिल राज्यसभा में किया सकता है पेश। सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी आबी तनाजा केस में मदाखलत करने से किया इनकार। कहा कि सिर्फ कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ही दोबारा लेगी जायजा। ब्रिक्स वज़ीर खारजा ने हर किस्म की दहशतगर्दी पर की सख्त तनकीद। ब्रिक्स वज़ीर खारजा और बॉक्सर लवलीना बोर्गोहेन और मर्दों की हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह एशियन गेम्स के इफ्तिताह के मौके पर करेंगे हिंदुस्तानी दस्ते की क़यादत। हिंदुस्तान 19वीं एशियन गेम्स में अब तक 655 खिलाड़ियों के अपने सबसे बड़े दस्ते के साथ कर रहा है शिरकत। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। एक तारीखी कदम में नायब सदर जमहूरिया और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने आज राज्यसभा में नारी शक्ति वंदन एक्ट बिल 2023 पर बहस के दौरान 13 खवातीन राज्यसभा अरकान के वाइस चेयरमैन पैनल की तश्कील नौ की। नायब सदर ने इस बात पर जोर दिया कि इस ओहदे पर उनकी मौजूदगी पूरी दुनिया में एक ताकतवर पैगाम भेजेगी और इस बात की अलामत होगी कि तब्दीली के इस तारीखी साज लम्हे के दौरान वो एक बाअसर पोजीशन में थीं। वाइस चेयरमैन के पैनल में नामजद खवातीन में राज्यसभा मेंबरान में पीटी उषा, एस फांगनौन कौनियाक, जया बच्चन, सरोज पांडे, रजनी अशोक राव पाटिल, फौजिया खान, डोला सेन, इंदु बाला गोस्वामी, कनिमोजी, NVN सोमू, कविता पाटीदार, महुआ माजी, कल्पना सैनी और सुल्ता देवी शामिल हैं। और राज्यसभा में बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट जेपी नड्डा ने खवातीन के रिजर्वेशन बिल पर कहा कि हमारी हुकूमत खवातीन को बाइख्तियार बनाने पर मुसलसल काम कर रही है और इस अमल में ये रिजर्वेशन खवातीन की ताकत को मजीद तक़वियत देता है। उन्होंने कहा कि रूहानियत से तालीम तक हमारे मुल्क में खवातीन का ताउन रहा है। नारी शक्ति वंदन विधेयक को लाकर उनको हम सशक्तिकरण कर रहे हैं, तो ये उनके ऊपर हम एहसान नहीं कर रहे, ये उनका सम्मान है, ये उनका सशक्तिकरण है, ये उनकी सहभागिता को बढ़ाने का कार्य है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि कुछ धारणाएं हम बदल दें, और ये मैं अपने आधार पर नहीं कह रहा हूँ, रिसर्च के आधार पर कह रहा हूँ। रिसर्च ने ये बताया है कि महिलाओं की सेंसिटिविटी ज्यादा है। रिसर्च ने ये भी बताया है कि महिलाओं की सेंसिटिविटी वाले विषयों पर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी ज्यादा तेज है और ज्यादा फास्ट है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी खवातीन की सदी है। नड्डा ने कहा कि आज खवातीन हर मैदान में तरक्की कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में खवातीन के तईं हमारा रवैया कभी गरीब और बेचारी जैसा नहीं रहा। 21वीं शताब्दी जो है वह महिलाओं की शताब्दी है, और फिर चाहे ज्ञान हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे मिलिट्री एजुकेशन हो, चाहे सैन्य सुरक्षा हो, चाहे अर्थ जगत हो, हमें खुशी है कि आज हमारी भारत की महिलाएं अपने आप को लीडिंग रोल में लेकर के आई हैं और उन्होंने अपने आप को प्रतिस्थापित किया है और सम्मानित स्थान पर लेकर के आई हैं। इट इज नॉट ओनली देयर प्रेजेंस बट इट इज द पोजीशन, वह सम्मानित स्थान जो उनको मिला है, जो उन्होंने हासिल किया है, यह बताता है कि भारतीय नारी किस तरीके से उन्होंने अपना योगदान किया।
और जेपी नड्डा ने कहा कि हिंदुस्तानी सकाफत में ख़वातीन को हमेशा एक अहम मकाम दिया गया है। इस सिमत में 2014 में इक़्तिदार में आने के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता हुकूमतों के मुकाबले में हर शोबे में ख़वातीन की तरक्की को ज़्यादा तरजीह दी है। भारत की संस्कृति में महिलाओं का बहुत बड़ा स्थान रहा है। ये हमारा और आपका नहीं, ये हमारे पूर्वजों ने, हमारी संस्कृति ने महिलाओं को जिस तरीके से समाज में प्रतिस्थापित किया, वह बताता है कि हमेशा ही हमारी संस्कृति में महिलाओं का स्थान उज्जवल रहा है। इसलिए वो पिछड़े हैं, वो असहाय हैं, वो अबला नारी, ये शब्दावली हमारी नहीं रही है। और हमने नारी को शक्ति के रूप में देखा, देवी के रूप में देखा और समाज को दृष्टि देने वाले। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं विमेन एम्पावरमेंट, तो वो हमेशा विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं। जेपी नड्डा ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान को अपना पहला ओबीसी वज़ीर-ए-आज़म दिया है। आज मरकजी हुकूमत में 27 वुज़रा ओबीसी हैं। बीजेपी के 303 मेंबरान पार्लियामेंट में से 29% ओबीसी हैं। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस लीडर ओबीसी के साथ ज्यादती करते हैं और माफी भी नहीं मांगते। पहला ओबीसी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने दिया, यह भी हमको ध्यान रखना। ये ओबीसी की बात करते हैं जो एक बार नहीं अनेकों बार ओबीसी को गाली दे और एक बार नहीं अनेकों बार बोले मैं नहीं माफी मांगूंगा। और इससे कबल लोकसभा और कानून साज असेंबलियों में खवातीन को 33% रिजर्वेशन देने वाला बिल आज राज्यसभा में पेश किया गया। वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल ने इसे बहस और मंजूरी के लिए ऐवान में पेश किया और कहा कि ये बिल रियासती असेंबलियों और पार्लियामेंट में और खवातीन के लिए एक तिहाई रिजर्वेशन को यकीनी बनाता है। उन्होंने कहा कि ये बिल खवातीन के रिजर्वेशन को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तौर पर नाफिज करता है और इसे नाफिज करने के लिए मर्दमशुमारी और हदबंदी जरूरी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है सर, और महत्वपूर्ण बिल है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है, दुनिया को भी दिशा दिखाने वाला कदम है। अमृतकाल की बेला में भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, तब से लेकर जो आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में असमानता थी उसको दूर करने का प्रयास किया। उसमें महिला सशक्तिकरण भी सम्मिलित है। जैसे जनधन अकाउंट, महिला धारक बनी अकाउंट की। जैसे पीएम आवास, मालिकाना हक महिला को मिला। जैसे शौचालय, जिसको हमने इज्जत घर का नाम दिया। रिजर्वेशन सर हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है। इसमें एससी एसटी की महिलाओं को भी रिजर्वेशन है। इसलिए सेंसस आवश्यक है और डीलिमिटेशन आवश्यक है। संविधान के आर्टिकल 82 में पहले से ही प्रावधान है, डीलिमिटेशन की व्यवस्था दी गई है और वो 2026 तक फ्रीज है। तो जैसे ये बिल पास होगा, सेंसस होगा, डीलिमिटेशन होगा, वो क्वासी जुडिशियल एक प्रक्रिया है सर। तो कौन सी सीट महिलाओं को जाएगी, ये डीलिमिटेशन आयोग तय करेगा। कांग्रेस एमपी रजीत रंजन ने बहस में हिस्सा लेते हुए बिल का खैर मकदम किया। उन्होंने भी मुतालबा किया है कि इस बिल में दीगर पसमानदा तबकात जैसे कि दर्जे फहरिस्तातों और कबाइल को रिजर्वेशन दिया जाए और इसे हदबंदी और मर्दमशुमारी से अलग करके फौरी तौर पर लागू किया जाए। सबसे पहले मैं महिला रिजर्वेशन बिल का स्वागत करती हूं। मैं भी महिला हूं और चाहते हैं हम लोग कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो सदन में बढ़े, राजनीतिक परिवेश में बढ़े
लोगों के प्रतिनिधित्व करने में बढ़े। और लोकसभा में वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने चंद्रयान 3 की कामयाबी पर कहा कि ये यकीनी तौर पर एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर तरक्की याफ्ता ममालिक जो हमसे ज्यादा वसाइल से मालामाल हैं, अब भी चांद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रयान 3 की सफलता हमारे लिए निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जैसा आपने भी अभी अपने संबोधन में कहा है, क्योंकि एक तरफ दुनिया के कई ऐसे विकसित देश हैं जो हमसे कहीं अधिक साधन संपन्न होते हुए भी चांद पर पहुंचने के लिए अब भी प्रयासरत हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बेहद सीमित संसाधनों के से चांद के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले हम दुनिया के पहले देश बन गए हैं अध्यक्ष महोदय। यह हमारे इसरो के वैज्ञानिकों की बौद्धिक क्षमता, उनकी लगन और राष्ट्र के विकास के प्रति उनके समर्पण का ही यह प्रतिफल है अध्यक्ष महोदय। ऐसा मैं मानता हूं कि हमारा राष्ट्र आज विज्ञान की दुनिया में अग्रणी राष्ट्रों की पंक्ति में आकर खड़ा हो गया है। आज केवल मुझे ही नहीं, बल्कि सरकार को ही नहीं, बल्कि सदन को ही नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र को अपने देश के वैज्ञानिकों पर गौरव की अनुभूति हो रही है अध्यक्ष महोदय। उन्होंने कहा कि चंद्रयान की कामयाबी इस बात की भी तस्दीक करती है कि हमारे मुल्क में तालीम और सनत सही सिमत में रहनुमाई कर रही है। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर अपने कदम रखे हैं। यह एक और इसरो की सफलता तो है ही, साथ ही यह इस बात का भी द्योतक है कि हमारे देश का साइंटिफिक इकोसिस्टम, जिसमें करोड़ों करोड़ों भारतीयों ने जाने अनजाने अपना योगदान दिया है, वह अपनी आज शेप ले रहा है। यह दिखाता है कि हमारे स्कूल्स, हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में साइंस की पढ़ाई बेहतर हो रही है और हमारी इंडस्ट्रीज भी अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स और सप्लाई कर रही हैं। लोकसभा में अपने खिताब के दौरान राहुल गांधी ने भारत सरकार में 90 सेक्रेटरियों में से सिर्फ 3 ओबीसी सेक्रेटरियों का मसला उठाया था, जिस पर मरकजी दही तरक्की के वजीर गिरिराज सिंह ने सख्त जवाबी हमला किया है। डीडी न्यूज से खास बातचीत में गिरिराज सिंह ने कहा कि ये तमाम सेक्रेटरीज 1992 बैच के हैं और 1992 में कांग्रेस की हुकूमत थी, फिर ओबीसी सेक्रेटरियों की तादाद कैसे कम हो गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार में सचिवों में मात्र 3 ओबीसी सचिव होने की बात जो है वो उठाई है। ये खबर जो है मीडिया में अभी बहुत तैर रहा है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो फायर ब्रांड लीडर हैं, वो इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। गृह मंत्री जी ने जिस ढंग से जवाब दिया उस समझ में नहीं आता है। उनको कोई एनजीओ बना करके दे देता है, ये विषय उठाओ तो बहुत चलेगा। विषय तो उठा दिया, लेकिन इस विषय का जवाब कौन देगा? 92 बैच के सारे सेक्रेटरी हैं, तो ये 92 बैच के जब हैं तो आखिर क्या कारण है? 92 में सरकार किसकी थी? ओबीसी क्यों कम हुए और क्यों नहीं केंद्र में आज दिखे? तो ये तो सरकार उन्हीं की थी, या पूछ रहे हैं मोदी जी से? छी 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 छी। उनको कभी जाके विदेशों में देश को गाली देंगे, कभी देश के अंदर भ्रम फैलाएंगे, यही उनका काम है। क्या लगता है कि जो जिस तरीके से कांग्रेस जो है लगातार ओबीसी को रिजर्वेशन देने की बात कर रही है, उसमें कितना दम नजर आता है? ये दम नहीं है, ये है कि हम तो कर नहीं पाए, जो करने जा रहा है उसको बदनाम करो और उसको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करो। मैं समझता हूं कि इसके सिवा गृह मंत्री जी ने बड़े ही साफ शब्दों में कहा कि ये शुरुआत है और ये होने के बाद जो सरकारें आएगी, जब ये सफलतापूर्वक होगा तो आगे भी होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरीके से गृह मंत्री ने राहुल गांधी के तमाम सवालों का जवाब कल संसद में दे दिया है, उसके बाद कुछ
दिखाई नहीं पड़ता है। और गृहमंत्री ने यह भी कहा था कि जब नई सरकार आएगी तो कई तरह के फिर जो संभावनाएं, नई संभावनाएं दिखाई पड़ेंगी, उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। कैमरामैन सौरभ शुक्ला के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और ब्रिक्स वुज़राए ख़ारजा का इजलास अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास के दौरान मुनक़िद हुआ। इस इजलास की सदारत ग्रुप के अगले सरबरा रूस ने की। वुज़रा ने कसीरुल जहती को मजबूत बनाने और बैनुल-अक़वामी कानून को बरकरार रखने के अपने अज़्म का इयादा किया। वुज़रा ने सलामती कौंसिल समेत अक़वाम मुत्तहिदा में जामे इस्लाहात की हिमायत की। ब्रिक्स वुज़राए ख़ारजा ने दहशतगर्दी की तमाम शक्लों की शदीद मज़म्मत की। उन्होंने दहशतगर्दी की तमाम शक्लों से मुकाबला करने का अहद किया, जिनमें दहशतगर्दों की सरहद पार नक़्लो हरकत, दहशतगर्दी की माली मुआवनत के नेटवर्क्स और महफूज पनागाहों जैसे चैलेंजों का मुकाबला करना शामिल है। राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में एशिया पैसिफिक खित्ते की इंसानी हकूक़ की तंजीमों की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इसमें कारोबार में इंसानी हकूक़ को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म अफराद और तंजीमों के साथ इंटरेक्टिव सेशन का भी इनेकाद किया गया। इस मौके पर हमारे नामनिगार विशाल बैरिस्टो ने कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन के चेयरमैन जस्टिस अरुण मिश्रा से खास बातचीत की। जो मानवाधिकार संस्थाओं की, कमीशंस की जो एक संरचना है, मेरे ख्याल से ना कि एशिया पैसिफिक रीजन में परंतु पूरे विश्व में सबसे सुदृढ़ संरचना यही है। हमारे यहाँ ना कि राष्ट्रीय स्तर पर एक मानवाधिकार आयोग है, वरन राज्यों में भी 26 आयोग हैं। भारत ने इसकी स्थापना की थी मानवाधिकार आयोग की 1993 में। भारत अग्रणी देश है इसमें। तो आप भारत का कमिटमेंट, भारत का मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता इसी से जान सकते हैं कि हम इसमें अग्रणी देश रहे हैं। वेदों के काल से ऋग्वेद में भी उल्लेख मिलता है, जहाँ जो हमारे सभ्यता संस्कृति, जो हमारे यहाँ धर्म पर आधारित सभ्यता और संस्कृति ने जन्म लिया, उसमें मानवाधिकार कूट कूट के भरे हुए हैं। वसुधैव कुटुंबकम जिसकी आज हम बात करते हैं, हमारे यहाँ परिकल्पना 5000 वर्ष पूर्व थी। हमारे यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी हों, सब लोगों के समान विचार हों, सब लोग मिलकर एक साथ चलें, कोई दुखी ना हो, ये परिकल्पनाएं 5000 वर्ष पूर्व से हैं। जब हम मानवाधिकारों की बात करते हैं तो आजकल कंपटीशन का बहुत ज़माना है और स्टूडेंट्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। कोटा से बार बार खबरें आती है स्टूडेंट सुसाइड की, उसको लेकर कितना सजग है हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग? हमारे यहाँ कंपटीशन की स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह रूप लेती जा रही है। भयावह रूप इसमें इसलिए कहूँगा कि हमारे यहाँ इतना कोचिंग पर इतना बल दिया जा रहा है, जैसे कि एक कंप्यूटर बना के हम लोगों ने अपने यहाँ के विद्यार्थियों, अपने बच्चों को रख दिया है। तो ये उचित स्थिति नहीं है। इतना ज़्यादा प्रेशर, इतना ज़्यादा परफॉर्म करने का दबाव किसी पर नहीं होना चाहिए। तो एक जो स्थिति है कि लोग इसमें सुसाइड करते हैं डिप्रेशन की वजह से। दूसरा स्टेटस सिंबल भी हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक कारण बन गया है अभी। तो आपने सुना राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के चेयरपर्सन को, उन्होंने कहा कि भारत के अंदर मानव अधिकारों की जो परिकल्पना है वो वैदिक काल के ज़माने से है और बच्चों की जहाँ तक बात है, हमें उन पर बेवजह प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। कैमरामैन सुमित के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और दहशतगर्द हरदीप सिंह निज्जर केस के दरमियान ये मालूमात सामने आ रही है कि पंजाब पुलिस ने 2022 में उसकी हिंदुस्तान हवालगी का मुतालबा करते हुए कैनेडियन हुक्काम से राब्ता किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब पुलिस ने 1987 के हवालगी के मुआहदे और 1998 के बाहमी कानूनी मुआवनत के मुआहदे के अलावा इंटरपोल जैसे दीगर इदारों से कार्रवाई की दरख्वास्त की थी और इसके बावजूद कनाडा ने कोई कार्रवाई नहीं की। मालूमात के मुताबिक इंटरपोल का रुकन होने के बावजूद कनाडा ने 12 इंटरपोल के रेड नोटिस को नज़रअंदाज किया। ताहम कवायद के मुताबिक रेड नोटिस जारी होने के बाद रुकन ममालिक मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेने
का पाबंद है और इतलात ये भी हैं कि मजमूई तौर पर कनाडा में मुकीम 21 नामवर गैंगस्टर्स हैं जो हिंदुस्तानी एजेंसियों की फहरिस्त में शामिल हैं और उनके खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं। इन शवाहिद को भारतीय एजेंसियों ने कई मौक़ों पर रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के साथ शेयर किया था। हिंदुस्तानी निजात कैनेडियन रुकन पार्लियामेंट चंद्र आर्या ने खालिस्तानी इंतहा पसंदों की तरफ से हिंदू बिरादरी के लोगों को कनाडा छोड़कर हिंदुस्तान जाने की धमकी पर तशवीश का इजहार किया है। आर्या ने कनाडा में मुकीम हिंदू बिरादरी के लोगों से पुरसुकून और चौकन्ना रहने की अपील की है। Canadian Hindus and Sikhs are connected through family relationships and shared social and cultural ties. This direct attack on Hindu Canadians by the leader of Canadian Khalistan movement is further escalation of the recent attacks on Hindu temples and public celebration of the assassination of Hindu Prime Minister Indira Gandhi by terrorists. Canada has high moral values and we fully uphold the rule of law. I can't understand how glorification of terrorism or a hate crime targeting a religious group is allowed in the name of freedom of speech and expression. और कनाडा के विनीपेग में फायरिंग में गैंगस्टर सुखदिल सिंह की मौत की खबर पर पंजाब पुलिस ने कहा है कि उसे इससे मुतालिक इतलात मिली हैं। मोगा के एसएसपी एल चेजियान ने कहा है कि इस शख्स के खिलाफ कई मुकदमात दर्ज हैं। ख्याल रहे कि सुखदिल एनआईए की इंतहाई मतलूबा फहरिस्त में शामिल था। मोगा जिला का दुने के पिंड का रहने वाले हैं और ये काफ़ी समय से कनाडा में बाहर ने और मोस्टली इनकी परिवार में भी बाहर ने और हमारा इंफॉर्मेशन के मुताबिक इनकी मदर और सिस्टर वो भी इनके साथ ही कनाडा में हैं और ये हमारा रिकॉर्ड के मुताबिक इनके खिलाफ करीब 15-16 केसेस रजिस्टर्ड ने और ये काफ़ी आशदल्ला के क्लोज रहता है और इन्होंने एक्सटॉर्शन और अटेम्प्ट टू मर्डर केस में भी ये काफ़ी इन्वॉल्व रहे हैं एंड ये इन्फॉर्मेशन सानू भी मिली है। असी सीनियर ऑफिसर दे नाल और बाकी महकमे नाल इदी जड़ा इन्फॉर्मेशन मिली है इदी ऑथेंटिसिटी नूं वेरीफाई करन लई और अगली कार्रवाई करन लई असी सीनियर ऑफिसर दे तालमेल दे विच और जैसा भी इन्फॉर्मेशन आएगा फिर असी अगली कार्रवाई करांगे। वहीं कावेरी आबी तनाज़ा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हुक्म में मदाखलत करने से इनकार कर दिया है, जिसके मुताबिक कर्नाटक को 28 सितंबर तक हर रोज तमिलनाडु को 5000 क्यूसेक पानी देना था। कर्नाटक हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए कहा था कि पानी के बहरान की मौजूदा सूरत हाल में और उसके लिए 5000 क्यूसेक पानी छोड़ना मुमकिन नहीं है। इसलिए अदालत को कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी को इस हुक्म पर दोबारा गौर करने की हिदायत करनी चाहिए। दूसरी जानिब तमिलनाडु हुकूमत ने अदालत में मजीद पानी की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी जैसे माहिर तंजीम इसका जायजा ले रही है, वो सूरत हाल का दोबारा जायजा लेगी और हुक्म जारी करेगी और इसमें हमारी मदाखलत की जरूरत नहीं है। अक्सर देखा गया है कि बढ़ती उम्र के साथ लोगों में भूलने की आदत पैदा हो जाती है। हम इन मसाइल को बहुत हल्के में लेते हैं और समझते हैं कि ये बढ़ती उम्र के साथ होता है, लेकिन हकीकत ये है कि अल्जाइमर नामी बीमारी है। अल्जाइमर का आलमी दिन हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है, जिसका मकसद दुनिया भर में लोगों को अल्जाइमर नामी बीमारी से आगाह करना है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। अल्जाइमर एक आज़ाबी आर्जिया है, यानी कि दिमागी बीमारी। इस मर्ज में मुब्तला शख्स आहिस्ता आहिस्ता अपनी याददाश्त खोने लगता है और छोटी छोटी बातों को भी याद नहीं रख पाता। जब ये बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है तो लोगों को दूसरों के चेहरे भी याद नहीं रहते। इस बीमारी को 1906 में जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट एलोइस अल्जाइमर ने दरियाफ्त किया था और उनके इंतकाल के बाद इस बीमारी को अल्जाइमर का नाम दिया गया। बीमारी के संगीनी के पेश नजर 1984 में अल्जाइमर डिजीजेस इंटरनेशनल के नाम से एक बैनुल अक़वामी तंजीम का क़याम किया गया। 1994 में ही 10वीं सालगिरह पर तंजीम ने 21 सितंबर को आलमी यौम अल्जाइमर के तौर पर मनाने का ऐलान किया, जिसके बाद आलमी यौम अल्जाइमर हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। बेख्वाबी, बेचैनी, बेसुकूनी, याददाश्त की कमी, फैसले लेने में दुश्वारी, बार बार सवालात का दोहराना,
रोजमर्रा के कामों में दुश्वारी महसूस करना, किसी काम में दिलचस्पी न लगना और तवज्जो मरकूज करने में परेशानी इस बीमारी की अलामत हैं। अगरचे अभी तक इस बीमारी का कोई सही इलाज दरियाफ्त नहीं किया गया है, लेकिन तर्ज जिंदगी में तब्दीलियां, एहतियाती तदाबीर, योगा और वर्जिश इस बीमारी में काफी हद तक मददगार साबित होती हैं। याददाश्त को कमजोर करने वाला ये मर्ज ज्यादातर बूढ़ों को मुतासिर करता है, लेकिन बाज औकात इसकी अलामत नौजवानों में भी पाई जाती हैं। इसलिए आगाही और इसका सही इलाज बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, उर्दू खबरें। और खेल की खबरों में टोक्यो ओलंपिक्स में कांसे का तमगा जीतने वाली बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन और हिंदुस्तानी मर्दों की हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह हफ्ते को चीन के हांगझू में 19वें एशियाई खेलों की फिताई तकरीब में हिंदुस्तान के परचम बरदार होंगे। एशियन गेम्स की फिताई तकरीब 23 सितंबर को होगी। इस बार हिंदुस्तान एशियाई खेलों में 655 खिलाड़ियों के अपने अब तक के सबसे बड़े दस्ते के साथ हिस्सा लेगा। और खबरनामे के इस शुमारे में आज बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आइए आपको दिखाते हैं मोटो जीपी बाइक रेस की तैयारियों की कुछ झलकियां। कल से बुध बैनुल-अक़वामी सर्किट ग्रेटर नोएडा में शुरू होने जा रही है और इसके लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। मुल्क में पहली बार इस रेस का इनेकाद किया जा रहा है। आप इससे महसूस हों और हमें दें इजाजत। आदाब।